हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके गाइस, तो आज मैं लेकर के आई हूँ वीडियो चैप्टर नंबर 17 विच इज़ अ पेल्विक फ्रैक्चर, ऑर्थोपेडिक महेश्वरी का। एंड एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बोला भी था कि उनको ऑर्थोपेडिक महेश्वरी की और भी वीडियोस चाहिए, बट उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा था कि किस टॉपिक पे उनको चाहिए। तो आज हम यही करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट में प्रॉपरली मेंशन करो कि आपको इस वाले चैप्टर पे वीडियो चाहिए, ठीक है। सो मैं अपनी समझ से आज हम कोई नहीं पेल्विक फ्रैक्चर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो गाइज, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ऑर्थोपेडिक महेश्वरी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इंपॉर्टेंट बुक है, बट इसके साथ साथ ना आपको एक एबनिज़ार बुक आती है, आपको वो भी डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। उसमें क्या है ना, उसमें फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे से दे रखा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है पेल्विक फ्रैक्चर के बारे में कि ये व्हीकुलर एक्सीडेंट्स वगैरह में होती है, यानी कि जो RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह इन सब में ये होती है। और किसी भी पर्सन के मल्टीपल इंजरीज तो पॉसिबल हैं ही हैं अगर उसको पेल्विक फ्रैक्चर भी हुआ है तो। पेल्विक फ्रैक्चर में क्या होता है कि विसरल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। विसरल कॉम्प्लिकेशंस का यहाँ पे मतलब ये है, अब देखो पेल्विक बोन आप सभी ने डायग्राम देखा होगा, ठीक है ना। पेल्विक बोन के इर्द गिर्द क्या है, हमारी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वी हैव द बॉवल एंड द ब्लैडर, ठीक है ना। यूट्रस है फीमेल्स में, तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर हड्डी का फ्रैक्चर होगा पेल्विक बोन का, तो जाहिर सी बात है वो आसपास के स्ट्रक्चर्स को भी तो अफेक्ट करेगा ना। तो इसमें विसरल कॉम्प्लिकेशन ना बहुत देखने के लिए मिलती है पेल्विक फ्रैक्चर में, एंड सबसे ज़्यादा जो होती है डेंजरस वो यही होती है। उसके बाद इट इज़ कॉमन इन द यंग एडल्ट्स, ठीक है, क्योंकि धुआंधार गाड़ियाँ तो यंग एडल्ट्स ही चला रहे हैं, ओल्ड एज वाले तो चलाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेवेंट एनाटमी की। एनाटमी वाला सेक्शन हो सके तो मैं अभी यहाँ पे छोड़ भी सकती हूँ, बिकॉज आपको एनाटमी तो आनी ही चाहिए थोड़ी बहुत ही, बट स्टिल हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है पेल्विक रिंग। तो होता क्या है ना, आप इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले क्या है कि इस तरीके से आपकी ये पेल्विक बोन रहती है। ये एक अलग पोर्शन रहता है, ये एक अलग पोर्शन रहता है। सामने से यहाँ से जुड़ते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस से, ठीक है। और ये जो पीछे बोन होती है दैट दिस इज द सेक्रम, ओके। एंड ये जो पूरे विंग की तरह है दिस इज द एला ऑफ द सेक्रम। तो ये सब तो आपको पता ही होगा। पेल्विक रिंग के बारे में क्या बोल रहा है, द पेल्विस इज अ रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर। देख सकते हो आप, ये रिंग की तरह नहीं लग रहा है एक। तो ये जो पेल्विस है हमारा, ये एक रिंग शेप्ड का स्ट्रक्चर है विच इज जॉइंड इन द फ्रंट बाय द प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस से ये आगे की तरफ क्या है, जॉइन है। अगर आपने डायग्राम को याद कर लिया ना तो आप थ्योरी अपने आप से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है एंड बिहाइंड बाय द सैक्रो इलियक जॉइंट। अब क्या होता है कि ये सैक्रम है और यहाँ पे ये इलियक है, यहाँ पे ये जॉइंट बना रहा है। क्या बना रहा है, सैक्रो इलियक जॉइंट। यानी कि पेल्विस एक ऐसी बोन है जो कि रिंग शेप की है, जो कि आगे तो प्यूबिक सिम्फाइसिस से जुड़ी है और पीछे जो है वो सैक्रो इलियक जॉइंट से जुड़ी है, पोस्टीरियरली सैक्रो इलियक जॉइंट से जुड़ी है। दीज आर प्रोजेक्टिंग इलियक विंग, सॉरी देयर आर प्रोजेक्टिंग इलियक विंग ऑन ईदर साइड। अब ये जो ऐसे पंख की तरह विंग्स निकल रहे हैं ये दोनों, ठीक है, ये हमारी हो गई इलियक विंग ऑन ईदर साइड। ईदर साइड मतलब दोनों साइड पे, ठीक है। अ फ्रीक्वेंट साइट ऑफ फ्रैक्चर, जो कि यही फ्रीक्वेंट साइट ऑफ फ्रैक्चर है। क्यों, क्योंकि दिमाग लगाओ, आगे ये इससे जुड़ा है तो फिर भी कोई भी इम्पैक्ट या कोई भी स्ट्रेस या कोई भी फोर्स आएगी तो ये दोनों साथ में मिलकर झेल लेंगे। इधर भी एक जॉइंट बन रहा है विच इज़ द सैक्रोइलियक जॉइंट, तो चलो ये भी झेल लेंगे। बट ये इस तरीके से ये जो विंग से निकले हैं यही मोर प्रोन होते हैं टू द फ्रैक्चर, ठीक है। क्योंकि ये इस तरीके से निकले हैं तो ये दे आर मोर प्रोन टू द फ्रैक्चर, ठीक है। उसके बाद द पेल्विक रिंग इज फॉर्म्ड इन कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम द फ्रंट बाय द प्यूबिक सिम्फाइसिस। अगेन वो सेम चीज़ बोल रहा है कि जो रिंग है वो आगे से प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ठीक है। प्यूबिक क्रेस्ट है, आप देख सकते हो ये जो है ये क्रेस्ट है, दिस इज अ प्यूबिक क्रेस्ट। तो आगे इट इज़ अ प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड अ प्यूबिक क्रेस्ट। उसके बाद है आपकी पेक्टीनियल लाइन ऑफ प्यूबिस, ठीक है। उसके बाद है आर्कुएट लाइन ऑफ इलियम एंड उसके बाद फिर पूरा पीछे अगर हम जाएंगे तो एला। तो यानी कि इन्होंने बताया है कि जो रिंग है वो कैसे बन रही है। आगे इट इज़ अ प्यूबिक सिम्फाइसिस, फिर यहाँ आपकी ये हो गई प्यूबिक क्रेस्ट, फिर यहाँ आपकी इधर हो जाती है पेक्टीनियल लाइन, फिर आ जाती है आर्कुएट लाइन ऑफ इलियम और ये पीछे फाइनली इधर आ जाता है एला। और इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है। तो देखो ये बन गई रिंग। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि पेल्विक रिंग
कैसे फॉर्म हो रही है, ठीक है, पेल्विक रिंग जो है वो कैसे फॉर्म हो रही है। उसके बाद fractures in the anterior half of the ring may have an associated injury in the posterior half. Such injuries make the pelvic ring unstable. अब देखो, खुद इमेजिन करो कि दो चीज़ें हैं और आपस में वो सामने से जुड़ी हैं और पीछे से भी किसी चीज़ से जुड़ी हैं, तो अगर यहाँ पे फ्रैक्चर आएगा कहीं पे भी तो एक अनस्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी क्या, एक अनस्टेबल हो जाएगा वो जॉइंट। तो स्टेबिलिटी ऑफ द पेल्विस जो है वो बहुत, इधर आ जाओ, स्टेबिलिटी ऑफ द पेल्विस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टेबिलिटी ऑफ द पेल्विक रिंग डिपेंड्स पोस्टीरियरली ऑन द सैक्रोइलियक जॉइंट, वही जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि पीछे की साइड पे उसका सैक्रोइलियक जॉइंट है, तो यानी कि जो स्टेबिलिटी पेल्विक जॉइंट की है वो पीछे से कौन मेंटेन कर रहा है, सैक्रोइलियक जॉइंट, और आगे से कौन मेंटेन कर रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो स्टेबिलिटी यही लोग मेंटेन कर रहे हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, हमने पहले बोला कि आगे ये प्यूबिक सिम्फाइसिस से जॉइन है, पीछे ये सैक्रोइलियक जॉइंट पीछे बन रहा है, तो यही जॉइंट तो इसके पिलर्स की तरह है। अगर यही जॉइंट ये टूट जाएंगे तो ये अनस्टेबल नहीं हो जाएगा क्या, ये ऊपर चल जाएगा, खिसक जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी की अगर बात आती है तो आगे की तरफ प्यूबिक सिम्फाइसिस इसको स्टेबल करके बैठा है और पीछे इसको सैक्रोइलियक जॉइंट स्टेबल करके बैठा है, वही इस लाइन में लिखा है। द सैक्रोइलियक जॉइंट आर बाउंडेड इन फ्रंट एंड बिहाइंड बाय अ स्ट्रॉन्ग बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड अ सैक्रोइलियक लिगामेंट। हमें पता है कि एनाटॉमी में क्या होता है कि हड्डी का तो ढांचा होता ही होता है, लेकिन अगल बगल की जो मसल्स और लिगामेंट्स हैं वो उस स्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अदरवाइज वो तो एक स्केलेटन है ना, एक हड्डी का ढांचा है, लेकिन उसमें ऊपर जो मसल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, वही तो उसको स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। तो पीछे की तरफ जो सैक्रोइलियक जॉइंट बन रहा है वहाँ पे सैक्रोइलियक लिगामेंट्स भी होते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। द प्यूबिक सिम्फाइसिस, और आगे की तरफ जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इट इज़ री एनफोर्स्ड बाय द लिगामेंटस फाइब्रस अबव एंड बिलो इट, और आगे भी प्यूबिक सिम्फाइसिस को भी जो लिगामेंटस फाइबर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक्सेसरी लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विस सच एज द इलियोलम्बर लिगामेंट। अब ये कुछ लिगामेंट्स हैं जो कि आपने ऑलरेडी अपनी एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये आप एक बारी देख लेना। तो बाकी जो आपके लिगामेंट्स हैं, इलियोलम्बर लिगामेंट, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ये सब भी एडिशनल स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इस पेल्विक रिंग को डिस्कस किया और हमने बोला कि आगे ये एक चीज़ से जुड़ा है, पीछे ये एक चीज़ से जुड़ा है, और यही चीज़ें इसकी स्टेबिलिटी बना रही है। अगर इनमें से एक भी चीज़ डिसबैलेंस हो जाए तो अनस्टेबिलिटी आ जाए जॉइंट के अंदर, और फिर काफ़ी सारे लिगामेंट्स भी हैं, जैसे पीछे सैक्रोइलियक जॉइंट बन रहा है तो सैक्रोइलियक लिगामेंट ही है पीछे, तो वो इसको और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आगे की तरफ भी कुछ लिगामेंटस फाइबर्स होते हैं जो इसको स्ट्रॉन्ग बना के रख रहे हैं, और भी इसके लिगामेंट्स होते हैं जो ऑल टुगेदर इसको बांधे हुए रखते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसके जो आसपास की मसल्स होती हैं और जो लिगामेंट्स होते हैं उनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की मसल्स ऑलरेडी वीक हैं और अगर उसके फ्रैक्चर भी हो जाए तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट वाला फ्रैक्चर्स होता है, ठीक है। अब नर्व्स की बात करते हैं, तो जो ऑब्चुरेटर नर्व है या जो सेक्रल प्लेक्सस है, ठीक है, सेक्रल प्लेक्सस अपना आप में एक टॉपिक है, मैं बहुत जल्द इसके लिए वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। प्लेक्सस का मतलब क्या होता है, प्लेक्सस यानी कि कलेक्शन ऑफ नर्व, यानी कि पूरा गुच्छा, यानी कि इस पेल्विक रीजन में जितनी भी कलेक्शन ऑफ नर्व सप्लाई कर रही होंगी वो सब जो है वो नर्व्स है, किसकी, इस वाले बोन की, ठीक है। तो जब इसका फ्रैक्चर होता है तो उन नर्व्स में भी हो सकता है इंजरी हो जाए। और अगर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चंस बनते हैं और डेफिनेटली एग्जाम में आता है वो आता है इसका क्लासिफिकेशन, कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो मार्विन टाइल एक बंदा है जिसने ये क्लासिफाई किया है पेल्विक फ्रैक्चर्स को ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी। तो आप इस पिंक वाले टेबल को देखो, तो उसने क्या किया है कि टाइप ए को उसने स्टेबल बोला है, टाइप बी को उसने रोटेशनल अनस्टेबल बोला है लेकिन वर्टिकली स्टेबल बोला है, और टाइप सी को उसने रोटेशनली एंड वर्टिकली दोनों अनस्टेबल बोला है। तो देखो सबसे पहले इस वाले डायग्राम को देखो, तो टाइप ए को टाइल ने, मार्विन टाइल ने टाइप ए को बोला है कि स्टेबल है, यानी कि फ्रैक्चर तो हुआ है, हो सकता है यहाँ फ्रैक्चर हो, इधर फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर तो हुआ है लेकिन ये कुछ खिसका नहीं है, यानी कि स्टेबिलिटी मेंटेन है, ठीक है। जहाँ पे भी वो फ्रैक्चर हुआ होगा वो उसको ऑपरेशनली सर्जरी करके थोड़ा बहुत फिक्स कर देंगे एंड इट विल बी फाइन, यानी कि स्टेबल है। तो इसीलिए उसने टाइप ए को स्टेबल बोला है। उसके बाद
टाइप बी को उसने बोला है कि रोटेशनली तो वो अनस्टेबल है लेकिन वर्टिकली स्टेबल है। यानी कि ये क्या है कि वर्टिकली स्टेबल है, लेकिन जैसे अगर ये घूम रहा है या कोई भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन रोटेशनली ये क्या हो रहा है कि ये अनस्टेबिलिटी दिखा रहा है, यानी कि प्रॉपरली ना तो मूवमेंट हो पा रहा है और बहुत ही अनस्टेबल है। लेकिन अगर हम वर्टिकली की बात करें, वर्टिकली इट इज़ स्टेबल। और टाइप सी को उसने बोला है कि चाहे रोटेशनल हो चाहे वर्टिकल हो, दोनों ही अनस्टेबल है। ठीक है, तो अब टाइप ए में भी 2 सब डिवीज़न है, A1 A2। टाइप बी में भी 3 है, B1 B2 B3 और ये सब। तो 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। सबसे पहले है टाइप ए, दैट इज़ अ स्टेबल और यू कैन से द मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। इन दिस टाइप द पेल्विक रिंग इज स्टेबल, यानी कि ये जो रिंग बन रही है ना, ये जो रिंग बन रही है ये स्टेबल है, इसमें कोई स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है। लेकिन फ्रैक्चर हुआ है, हो सकता है फ्रैक्चर इधर हो, लेकिन रिंग जो है वो स्टेबल है, यानी कि इसमें पेल्विक रिंग जो है वो स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ना के बराबर है। दे आर एवल्जन फ्रैक्चर्स ऑफ द पार्ट ऑफ द पेल्विस एंड द फ्रैक्चर ऑफ द इलियक विंग। ठीक है, ये जो इलियक विंग है ना, इधर इलियक विंग के छोटे मोटे फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन इधर ये पेल्विक रिंग को कुछ नहीं हुआ है, वो स्टेबल है। जनरली ट्रीटेड कंजर्वेटिवली एंड हैव अ गुड प्रोग्नोसिस, यानी कि गुड प्रोग्नोसिस, जल्दी भी ठीक हो जाते हैं एंड कंजर्वेटिवली इसको मैनेज हम कर सकते हैं। इतना कोई ऑपरेशनल या सर्जिकल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैनेज हो जाते हैं, अगर हम थोड़ा बहुत बाइंडर्स वगैरह भी पहन ले उससे भी हील हो जाते हैं। अब है टाइप बी, जो कि है अनस्टेबल फ्रैक्चर, लेकिन अनस्टेबल फ्रैक्चर में से भी रोटेशनली ही अनस्टेबल है, केवल ये वर्टिकली स्टेबल है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इंजरी द पेल्विस इज अनस्टेबल। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, बी और सी टाइप दोनों में ही अनस्टेबल है, लेकिन दोनों में अनस्टेबल होने के बावजूद भी जो सी वाला है, क्योंकि वो सीवियर कैटेगरी का है, तो उसमें दोनों टाइप से ही वो अनस्टेबल है, यानी कि चाहे उसको रोटेट कर लो या उसको वर्टिकली कर लो, दोनों में ही अनस्टेबल है। लेकिन बी टाइप वाला क्या है कि रोटेशनली अनस्टेबल है लेकिन वर्टिकली स्टेबल है। यानी कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये यहाँ से टूट के इधर की तरफ चला गया, ऊपर तो नहीं गया ना, यानी कि वर्टिकली वो स्टेबल है, अभी भी वर्टिकली उसको कुछ नहीं हुआ है, रोटेशनली हुआ है। ठीक है, ओपन बुक इंजरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप वेयर एन एंटीरियर पोस्टीरियर फोर्स causes a disruption of the pubic symphysis and thus leads to open up the pelvis। देखो, और इस वाले का जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो ओपन बुक इंजरी है। यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस में, क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियर फोर्स ने क्या किया, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को पूरा खोल के रख दिया, जिसकी वजह से आपका पेल्विस उधर शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, यानी कि एक ओपन हो गया पेल्विस आपका, इसीलिए ओपन बुक इंजरी इसका मेन जो है वो क्या है, एग्जाम्पल है। देयर टाइप सी में देखो अनस्टेबिलिटी का, कि रोटेशनली भी और वर्टिकली भी, दोनों भी। आप ऊपर देख सकते हो कि ये ऊपर की तरफ, यानी कि अगर ये इस तरीके से होना चाहिए तो ये ऐसे हो गया, यानी कि वर्टिकली भी अनस्टेबल है ये, और ये ऐसे खुल भी गया, तो यानी कि ये रोटेशनली भी अनस्टेबल है। बट इसमें भी अब सब कैटेगरी हैं। देखो, A1 का मतलब क्या है, फ्रैक्चर ऑफ द पेल्विस नॉट इन्वॉल्विंग द रिंग। ध्यान से इस चीज़ को समझना, हमने स्टेबल में क्या बोला था कि स्टेबल में फ्रैक्चर तो हो रहा है, लेकिन इधर क्रेस्ट में हो गया, इधर उधर हो गया, लेकिन रिंग को वो हैम्पर नहीं कर रहा है। तो A1 वाले में हम यही लिखेंगे कि फ्रैक्चर तो हुआ है पेल्विस का, लेकिन उसने रिंग को इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन A2 वाले में हम लिखेंगे कि वो स्टेबल तो है, लेकिन मिनिमली डिस्प्लेस फ्रैक्चर है रिंग का। अब हम B की बात करेंगे, तो B1 वाले में हमने ले लिया ओपन बुक, एंड B2 वाले में देयर इज अ लेटरल कंप्रेशन एक साइड पे। अब ये लेटरल ही तो कंप्रेस हो रहा है उधर की साइड, अब ऐसा थोड़ी ना ये ऐसे निकल जाएगा, इधर हमारा पूरी मसल्स हैं, सब कुछ है, तो एक लेटरल कंप्रेशन आ रहा है ना। लेकिन अगर एक ही साइड लेटरल कंप्रेशन आए तो उसको हमने कैटेगरी B2 में रख दिया है, और अगर दोनों साइड आए, जिसको हम बकल हैंडल टाइप बोलते हैं, तो B3 है। उसके बाद है हमारा टाइप सी। तो टाइप सी में हमने क्या देखा था, टाइप सी में हमने देखा था कि ऐसे भी अनस्टेबल है ऊपर वर्टिकली, और ऐसे भी अनस्टेबल है। तो उसमें भी 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहला है यूनिलैटरल, अगर सिर्फ एक ही साइड हुआ है, मतलब एक ही साइड से वो ऊपर और ऐसे गया है, तो इट इज़ C1। अगर दोनों साइड से है इट इज़ C2, और अगर एसोसिएटेड विद एसिटाबुलर फ्रैक्चर, यानी कि आपको पता है ना, यहाँ पे एसिटाबुलर फ्रैक्चर, यहाँ पे ऐसे हिप जॉइंट बन जाता है, तो अगर उसको भी इन्वॉल्व कर दिया तो टाइप C3। हम देखते हैं इसकी पैथो एनाटमी।
तो पैथोएनाटमी ये कहती है कि इफ़ अ पोर्शन ऑफ अ पेल्विक रिंग इज़ ब्रोकन, अगर पेल्विक रिंग का एक पोर्शन ब्रोकन है और फ्रैगमेंट जो है वो खिसक जाए यानी कि डिस्प्लेस हो जाए, देयर मस्ट बी अ फ्रैक्चर और अ डिसलोकेशन इन द अनदर पोर्शन ऑफ द रिंग। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशन इन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ ऑफ द पेल्विस में अकर। तो एंटीरियर में क्या होगा कि अगर वो फ्रेगमेंट सा है तो एंटीरियर में वो फ्रैक्चर कर देगा ऑफ द सुपीरियर एंड द इंफीरियर प्यूबिक रमाई। देयर विल बी अ डिस्ट्रप्शन ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो एक्सटीरियर में या तो वो फ्रैक्चर करा सकता है एला ऑफ सैक्रम का, या तो डिसलोकेशन करा सकता है सैक्रोइलियक जॉइंट का, या तो फ्रैक्चर करा सकता है इलियम का। अब है डायग्नोसिस, हम इसका कैसे करते हैं। तो सबसे पहला डायग्नोसिस में वी हैव द पेल्विक कॉम्प्रेशन टेस्ट। ठीक है, पेल्विक कॉम्प्रेशन टेस्ट की अगर हम बात करें तो पेशेंट लाइज सुपाइन ऑन द काउच, ठीक है, सीधा लेटेगा वो। द एग्जामिनर कंप्रेसेस बोथ द इलियक क्रेस्ट। क्या होगा, दोनों साइड से, आई विल शो यू। जैसे अगर ये किसी का है तो क्या होगा, एग्जामिनर क्या करेगा, दोनों साइड से उसको सीधा लिटा करके इसको कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि द एग्जामिनर कंप्रेसेस बोथ इलियक क्रेस्ट ऑफ द पेशेंट पेल्विक टूवर्ड्स ईच अदर। कोई भी पेन अगर इस मैन्यूवरिंग के दौरान आए या कोई स्प्रिंग जैसी फीलिंग आए तो वो इंडिकेटर होता है पेल्विक फ्रैक्चर का। इन डिस्प्लेस पेल्विक फ्रैक्चर देयर मे बी अ शॉर्टनिंग ऑफ वन ऑफ द लोअर लेग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बोला कि हम किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, तो सबसे पहला चीज़ ये है कि हमने इस तरीके से पेल्विक कॉम्प्रेशन टेस्ट करके देखा। दूसरा ये है कि जब भी पेल्विस का फ्रैक्चर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पेल्विस या तो ऊपर चला गया या इधर रोटेशनली अनस्टेबल हो गया, तो इतनी सारी चीज़ें होती है, तो एक लिम्ब बंदे का छोटा हो जाता है। देयर मे बी अ शॉर्टनिंग ऑफ द वन ऑफ द लोअर लिम्ब। तो हमें उससे पता चल जाता है कि भाई उसके उसी साइड पे क्या हुआ है, पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है। पैल्पेशन अगर हम करेंगे तो हमें टेंडरनेस मिलेगा, क्रेपिटस, क्रेपिटस यानी कि कट कट की साउंड मिलेगी। ठीक है, कट कट की साउंड। अ गैप एट द सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस में हमें गैप फील होगा, तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये आगे से इसमें कोई दिक्कत है, तो ये ऐसे ओपन बुक टाइप हो चुका है। ठीक है, या तो इस इंजरी के बाद से उसको यूरिथ्रा, बैडल एंड ब्लॉवर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पेल्विक बोन के उधर ही यू हैव एवरीथिंग, बॉवल, ब्लैडर, वो सब ना वहीं पे सब कुछ है। तो अगर पेशेंट को ऐसी दिक्कत आ रही है कि उसको बॉवल एंड ब्लैडर में कोई दिक्कत आ रही है, तो हम समझ जाते हैं कि ये पेल्विक फ्रैक्चर ही है या कोई इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है। So there also be a weakness in one of the leg due to the injury of the sciatic plexus। अब क्या है कि इस साइड से पेल्विक के इससे हमारा sciatic plexus भी आ रहे हैं, तो अगर फ्रैक्चर से उन प्लेक्सिस पे भी अगर दबाव या कोई इंजरी हो जाए तो पूरी लेग में नीचे तक, क्योंकि वही नर्व्स तो सप्लाई कर रही है ना पूरे नीचे फुट तक, तो हमें वीकनेस देखने के लिए मिलती है ऐसे पेशेंट में। तो सेकंड ऑप्शन इज़ डेफिनेटली द रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, हम जो पेल्विस का बोथ हिप्स एपी व्यू और एक्सरे वगैरह हम लेते हैं, एपी मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर पूरा व्यू लेते हैं या लैटरल व्यू लेते हैं पूरा, उसमें हमें पता चल जाता है। सिटी स्कैन भी हमें किसी किसी केसेस में लेना पड़ता है, बिकॉज सिटी स्कैन में हमें और अच्छे से वो चीज़ें दिख जाती हैं, बेटर इवैल्यूएशन हो जाता है। उसके बाद आती है बात यहाँ पे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइज।